प्रस्तुत है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम किसान की बात। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप। दिन के 2:30 पर रोजाना की तरह आपका मनपसंद कार्यक्रम किसान की बात लेकर हाजिर हैं हम आज एक बार फिर से। और आज की इस कड़ी में मैं हूं आपके साथ कोमल भारती और मेरे साथ है निरंकार। करिए स्वीकार हमारी ओर से नमस्कार। कोमल, आज जो है ना हमारे कार्यक्रम में जो विषय रहेगा खरीफ चारा फसलों की बुआई, इस विषय पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं स्टूडियो में। डॉक्टर टीकम सिंह जो प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। और इस विषय से संबंधित कोई भी सवाल हमारे श्रोताओं का होगा तो हमें सीधे टेलीफोन करके विशेषज्ञ से सीधे अपना प्रश्न रख सकते हैं और उसका समाधान पा सकते हैं। तो इसके लिए टेलीफोन नंबर की जरूरत पड़ेगी तो वो बता दीजिए। जी बिल्कुल, इसके लिए हमारे स्टूडियो के लैंडलाइन नंबर्स हैं 011-2342-1081 और 011-2342-1608। इसके अलावा अगर आप चाहें तो व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868868753। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। एक बार फिर से नंबर बता देते हैं कोमल जी के ये नंबर है इनका 2342-1081 और दूसरा नंबर है 2342-1608। दोनों में से किसी भी नंबर पर आप फोन मिला सकते हैं और दिल्ली का STD कोड है 011। और इस विषय पर जो भी आपके सवाल हैं, जैसा कि निरंकार आपने बताया कि हमारे पास भी कुछ सवाल हैं और हम श्रोताओं का भी इंतजार कर रहे हैं कि हमारे स्टूडियो में जो बैठे हुए मौजूद हमारे विशेषज्ञ हैं वो आप सभी के सभी सवालों का जवाब यहाँ पर दें। विषय एक बार फिर से आप सभी को बताते हैं, खरीफ चारा फसलों की बुआई। लेकिन इससे पहले कि हम ये सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें निरंकार, उससे पहले हम आज कुछ खास भी लेकर आए हैं। हाँ, हम जानते हैं कि भारतीय सहकारिता कांग्रेस का उद्घाटन आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने नई दिल्ली में किया है। तो 17वीं सहकारिता सम्मेलन में प्रधानमंत्री जी ने क्या कुछ विचार रखे, आइए सुनते हैं। आप सभी को 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन की बहुत बहुत बधाई। आज अगर हम दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 है तो इसमें डेयरी कोऑपरेटिव्स का बहुत बड़ा योगदान है। भारत अगर दुनिया के सबसे बड़े चीनी उत्पादक देशों में से एक है तो इसमें भी सहकारिता का बड़ा योगदान है। देश के बहुत बड़े हिस्से में कोऑपरेटिव्स छोटे किसानों का बहुत बड़ा संबल बनी है। आज डेयरी जैसे सहकारी क्षेत्र में लगभग 60% भागीदारी हमारी माताओं बहनों की है।
भारत सरकार की पहल के कारण पूरी दुनिया में इस वर्ष को इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर के रूप में मनाया जा रहा है। क्या आप जैसे सहकारिता के साथी देश के श्री अन्न को विश्व बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रयास नहीं कर सकते? और इससे छोटे किसानों को आय का एक बड़ा साधन मिल जाएगा। इससे पोषक खान पान की एक नई परंपरा शुरू होगी। जैसे एक मिशन पाम ऑयल शुरू किया है, तिलहन के फसलों को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं। इस मिशन की बागडोर थाम लेगी तो देखिएगा कितनी जल्दी हम खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर हो जाएंगे। पीएम मत्स्य संपदा योजना से आज मछली के उत्पादन में बहुत प्रगति हो रही है। इस योजना से ग्रामीणों को, किसानों को आय का अतिरिक्त साधन मिल रहा है। शहद का उत्पादन हो, ऑर्गेनिक फूड हो, खेत की मेड़ पर सोलर पैनल लगाकर अन्नदाता ऊर्जादाता बनाने का अभियान हो, बिजली पैदा करने का अभियान हो, सॉइल की टेस्टिंग हो, सहकारिता सेक्टर का सहयोग बहुत आवश्यक है। हाल में ही एक बहुत बड़ी योजना पीएम प्रमाण को स्वीकृति दी गई है। पीएम प्रणाम लक्ष्य ये कि ज्यादा से ज्यादा किसान केमिकल मुक्त खेती अपनाएं। साथियों, एक और मिशन है जो केमिकल मुक्त खेती और अतिरिक्त आय दोनों सुनिश्चित कर रहा है। ये है गोबर धन योजना। इसके तहत देश भर में वेस्ट से वेल्थ बनाने का काम किया जा रहा है। गोबर से, कचरे से बिजली और जैविक खाद बनाने का ये बहुत बड़ा माध्यम बनता जा रहा है। सरकार ऐसे प्लांट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क तैयार कर रही है। स्मार्ट सिंचाई को हमारा किसान कैसे अपनाए, इसके लिए जागरूकता बहुत आवश्यक है। माइक्रो इरिगेशन का कैसे गांव-गांव तक विस्तार हो, इसके लिए सहकारी समितियों को अपनी भूमिका का भी विस्तार करना होगा। एक प्रमुख विषय है भंडारण का भी। अनाज के भंडारण की सुविधा की कमी से लंबे समय तक हमारी खाद्य सुरक्षा का और हमारे किसानों का बहुत नुकसान हुआ है। आज भारत में हम जितना अनाज पैदा करते हैं उसका 50% से भी कम हम स्टोर कर सकते हैं। सरकार दुनिया की सबसे बड़ी भंडारण योजना लेकर आई है। इसका 50% यानी लगभग 700 लाख टन की नई भंडारण क्षमता बनाने का हमारा संकल्प है। ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा काम है जो देश के किसानों का सामर्थ्य बढ़ाएगा, गांवों में नए रोजगार बनाएगा। गांवों में खेती से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पहली बार 1 लाख करोड़ रुपए का स्पेशल फंड भी हमारी सरकार ने बनाया है। साथियों, मुझे विश्वास है नए भारत में सहकारिता देश की आर्थिक धारा का सशक्त माध्यम बनेगी। हमें ऐसे गांवों के निर्माण की तरफ भी बढ़ना है जो सहकारिता के मॉडल पर चलकर आत्मनिर्भर बनेंगे। आपके सुझाव देश में सहकार आंदोलन को और मजबूती देंगे, विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में मदद करेंगे। धन्यवाद। साथियों, अभी आप सुन रहे थे 17वें भारतीय सहकारिता कांग्रेस के उद्घाटन समारोह में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ये उद्बोधन। कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात, और कार्यक्रम किसान की बात में हमारा आज का विषय, जैसा कि हमने आप सभी को पहले भी बताया, खरीफ चारा फसलों की बुआई। और इस विषय से संबंधित हमारे स्टूडियो में आज विशेषज्ञ मौजूद हैं। डॉक्टर टीकम सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक हैं सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली से। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि खरीफ चारा की जो फसलें हैं, इसका क्या महत्व होता है? क्योंकि बहुत सारे जो हमारे किसान मित्र हैं वो इस फसल को करने से बचते हैं, तो इस फसल का क्या महत्व है जो कि वो इसकी तरफ रुख करें? बिल्कुल, हरे चारे वाली जो खरीफ की जो फसलें हैं, खासकर खरीफ के सीजन में किसान भाई इन फसलों से बचते हैं। वो अपनी मेड़ पे या फसल में जो भी बीड खरपतवार जो आता है, घास कूड़ा जो आता है, उसी को हरा चारा मान करके पशुओं को खिलाते हैं।
तो उससे जो हम दूध की गुणवत्ता होती है वो सही नहीं होती है। तो हम चाहेंगे कि किसान भाई इन हरे चारे की पशुओं के आहार में समावेश करें, क्योंकि पशुओं को जो मुख्य रूप से जो चारा खिलाया जाता है उसमें सूखा चारा होता है, हरा चारा होता है, उसके बाद में दाना होता है और कुछ लवण मिक्सचर्स होते हैं। इनमें हरे चारे का बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग होता है। सब शायद एक श्रोता हमारे लाइन पर हैं, उनको ले लेते हैं। जी हेलो जी, मैं बब्बन यादव कुंडा प्रतापगढ़ से बोल रहा हूँ। जी बब्बन जी, अपना सवाल कीजिए। जी, मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, हरे चारे के लिए कौन से बीज सबसे अच्छे होते हैं जो कि 3-4 बार कटाई करके जानवरों को खिलाया जाए? बब्बन जी, आपने जो सवाल पूछा है, खरीफ के सीजन में अभी हम मुख्य रूप से ज्वार की फसल लगाते हैं चारे के रूप में, बाजरा की फसल लगाते हैं, और ये दोनों फसलों में ऐसी किस्में हैं जो हम एक से अधिक बार उनकी कटाई कर सकते हैं। जैसे हम ज्वार की बात करें तो ज्वार में MP चरी बहुत पुरानी वैरायटी है। इसके बाद में और भी प्रो एग्रो 1 वैरायटी है, वो भी आप लगा सकते हैं ज्वार की। और पूसा चरी 23 हमारे भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने विकसित की है, उसमें भी आप 2 से 3 कटाई ले सकते हैं। इसी तरह बाजरा में भी एक बाइफ बाजरा आता है 1 नंबर, वो भी अधिक कटाई ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें हरा सोना है, उसको आप ले सकते हैं। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की 2-3 वैरायटी हैं, जिसमें पूसा कंपोजिट 443 और 383 इन किस्मों का आप लगा सकते हैं। तो इससे आप 2 से 3 कटाई आप ले सकते हैं। हाँ, हमें उम्मीद है बब्बन जी को इस समस्या का समाधान हो गया होगा जी। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे बताया इस जवाब में भी कि ज्वार की फसल ले सकते हैं, बाजरे की ले सकते हैं, इसके अलावा चारे की और कौन कौन सी फसलें ली जा सकती हैं? बिल्कुल, खरीफ के सीजन में मुख्य रूप से जो बताया ये 2 फसलें हैं। इसके अलावा मक्का की फसल ले सकते हैं, मक्का को भी चारे के रूप में लगा सकते हैं। इसके बाद लोबिया है, ग्वार है, एक है हाइब्रिड बाजरा बोलते हैं जिसे नेपियर घास बोलते हैं, उसको भी ले सकते हैं। कुछ और घासें हैं उनको भी हम ले सकते हैं, जैसे अंजन ग्रास है, गिनी ग्रास है। ये कुछ मुख्य फसलें हैं जिनको किसान भाई हरे चारे के रूप में लगा सकते हैं। तो जैसे कि अभी 2 तरह की आपने बताई हैं किस्में, एक और श्रोता लाइन पर हैं। हेलो जी, नमस्कार। नमस्कार जी, अपना नाम बताइए और कहाँ से? जी, मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जैसे पशुओं के लिए आजकल के मौसम में बरसात ज्यादा होती है, बिल्कुल, तो कौन सी ज्यादा मतलब चारे के लिए कौन सा मतलब वो लगाएं ताकि जो है पैदावारी, क्योंकि पानी तो काफी मात्रा में हमारी तरफ में बरस भी रहा है, बिल्कुल, तो उसकी पैदावारी तो अच्छी ही होगी। तो कुछ ऐसे मतलब वो बता दें लगाने के लिए चारा, ताकि उनको नोट कर लें और उन्हीं को लगाएं। किस में जानना चाहते हैं? देखिए राजा जी, ऐसा है आपके यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो उस हिसाब से आप जो है ना हरे चारे की जिन फसलों की बात कर रहे हैं, जिसमें मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, इनको आप लगा सकते हैं। लेकिन आपको इनकी बुवाई मैड पे करनी पड़ेगी। आप रिज बना करके उस पे बुवाई करेंगे, और आप रिज बनाइए करीब 45 सेंटीमीटर की दूरी पे आप रिज बनाइए, उसमें आप इनकी बुवाई करिए। तो पानी जो अधिक होगा, पानी का कहीं अधिक भराव होगा, उसका इस पे ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारी फसल रिज पे होगी, पानी नीचे होगा और पानी हम उसको आसानी से निकाल भी सकते हैं। तो इन फसलों को लगाइए। और इसके अलावा जो दूसरी जो मैंने फसलें बताई, जैसे हम ग्वार है और लोबिया है, इनके भी हम बीच में 1-2 लाइन लगा सकते हैं, जिससे जो मिश्रित चारा होता है वो अच्छा होता है गुणवत्ता के हिसाब से, क्योंकि उसमें दलहन का फायदा भी मिलेगा। दलहन का, हाँ, दलहनी फसलें अधिकतर प्रोटीन उनके अंदर अधिक होता है, तो प्रोटीन ज्यादा होने से दूध का जो उत्पादन है वो ज्यादा होगा। और इसके अलावा जैसे आपने बताया कि कुछ तो कई बार कटाई वाली किस्में हैं और कई ऐसी किस्में हैं जो एक बार ही कटाई की जाती हैं, तो उन किस्मों को भी आप बता दीजिए। हाँ जी, मैंने बताई, ज्वार की तो किस्में बताई, बाजरा में भी बताई, मक्का में किस्में हैं। उसमें मक्का में अफ्रीकन टॉल एक वैरायटी है जो बहुत उसका अधिक ज्यादा उत्पादन होता है हरे चारे का। उसमें मल्टीकल वाली किस्में नहीं होती, केवल बाजरा ज्वार में होती हैं। इसके अलावा ग्वार है, ग्वार में कई वैरायटी हैं। ग्वार अधिकतर जो है हम दाने के लिए लेते हैं, लेकिन जो चारे वाली फसल होती है उसकी बढ़वार ज्यादा होती है और उसको किसान भाई लगा सकते हैं। तो ये हर क्षेत्र के लिए अलग अलग वैरायटी हैं। तो अपने किसान भाई नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या राज्य सरकार का डिपार्टमेंट होता है, वहां से अपने क्षेत्र के लिए
अनुमोदित की हुई वैरायटियों को किसान भाई लगा सकते। तो इस समय कई चारे की फसलें हमारे खेतों में हैं, बिल्कुल, और जैसे कि पानी काफी मात्रा में उनको इस समय मिल रहा है, इस समय वो इस फसल के लिए किन किन बातों का ध्यान रखें? देखिए, जहाँ तक ज्यादा पानी बारिश का बात है, तो जब ज्यादा पानी बरसता है, मैंने बताया कि हमें जिन क्षेत्रों में पहले से ही पता है कि जहाँ ज्यादा पानी बरसता है तो उनकी मेड़ों पे एक तो बुवाई करें, और जहाँ अचानक ज्यादा पानी आ गया है तो उचित जल निकास की व्यवस्था करें। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मक्का है, ज्वार है, बाजरा है, ज्यादा समय तक 24 घंटे से ज्यादा अगर पानी भरा रह गया तो इनमें गलन की संभावना हो जाती है। जी डॉक्टर साहब, हमारे साथ एक और श्रोता लाइन पर जुड़ चुके हैं, आइए जानते हैं उनका क्या सवाल है। हेलो जी, अपना नाम बताइए और अपना प्रश्न पूछिए। मैं अरब से महकूलाल बात कर रहा हूँ जी। ये जानना चाहता हूँ, जैसे जो हम चारा लगाते हैं तो इसमें खाद और यूरिया अगर डालें या डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, या कितनी मात्रा में हम इसको डाल के जो अच्छा चारा पैदा कर सकते हैं? देखिए, जो हम खरीफ में जो भी चारा वाली फसलें लगाते हैं, अधिकतर किसान भाई इनमें पोषक तत्व प्रबंधन है वो बहुत कम उपयोग में लाते हैं। तो ये अच्छी बात है, आपने क्वेश्चन पूछा है और ये बहुत ही अच्छा है। तो हमें जिन क्षेत्रों में चारे की फसल लगानी है उनमें आवश्यक रूप से बुवाई से पहले 10 से 15 अच्छी सड़ी गली गोबर की खाद हमें डालनी चाहिए। उसके बाद में जरूरत पड़ने पे, जैसे ज्वार की फसल लगाते हैं या बाजरे की लगाते हैं, तो इनके अंदर करीब 60 से 80 केजी नाइट्रोजन और 40 केजी फास्फोरस और करीब 30 केजी पोटास। वैसे तो सभी पोषक तत्व का जो है ना मृदा जांच के हिसाब से देना चाहिए, पर अगर मृदा जांच की रिपोर्ट किसी के पास नहीं है तो इस तरह से आप जो सामान्य सिफारिश है इसके हिसाब से किसान भाई उपयोग में ला सकते। इसके साथ साथ जैसे कि हमारे कुछ किसान भाई हैं, समझ रहे हैं कि पानी मिल रहा है लगातार फसलों को, और इसके साथ साथ अगर हम इसमें यूरिया खाद खासतौर पर नाइट्रोजन वाला डाल देते हैं तो बढ़वार ज्यादा होगी, हमें बढ़िया चारा मिलेगा, तो ये कहाँ तक सही है? देखिए, खाद बार बार देते रहते हैं, बार बार खाद उन फसलों में देना है जैसे हम मल्टी कट वैरायटी अगर हम लगा रहे हैं, जिनकी बहु कटाई वाली जो किस्में अगर हमने लगाई हैं, तो एक कटाई लेने के बाद में आपको दोबारा जब उसमें दूसरी कटाई लेने से पहले और जब उसकी बढ़वार होती है उस समय अपने को उसमें यूरिया देना है। बार बार अधिक यूरिया देने से बारिश में ज्यादा नहीं होना है। हमने बताया कि आप जो पोषक तत्व प्रबंधन का जो मुख्य उद्देश्य है उसमें यह है कि हमारी फसल को संतुलित पोषक तत्व मिले, ना कि केवल नाइट्रोजन। मतलब तो ज्यादा देने का भी नुकसान है। हाँ, तो हमें संतुलित में हमारी जो देसी गोबर की खाद है वो अवश्य डालें, जिससे हमें सभी पोषक तत्व फसल को मिलते हैं। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर अगर फसल पीली है तो उसमें यूरिया का छिड़काव करें, अदरवाइज उसके अलावा जरूरत नहीं होता। यहाँ एक और बात आती है डॉक्टर साहब की फसल की जो कटाई है, बिल्कुल, वो कितने समय के बाद करें? देखिए, अधिकतर चारे वाली फसलें हैं 50 से 60 दिन पे करना चाहिए, और खासकर ज्वार की फसल जब हम लगाते हैं हरे चारे के लिए उसमें खासकर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक हानिकारक पदार्थ बनता है जो पशुओं के लिए जानलेवा हो सकता है। तो इसलिए ज्वार की जब हम हरे चारे के लिए फसल लगाते हैं तो उसमें हमें विशेषकर ध्यान रखना है कि ज्वार की कटाई हमें 60 दिन के बाद ही करनी चाहिए, या फिर जब हमारे ज्वार के किसी पौधे में भुट्टा जस्ट निकलने वाला हो उस समय उसकी कटाई करनी चाहिए। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित, और 60 वर्ष की आयु से 3000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का FM गोल्ड चैनल सुन रहे हैं आप, और कार्यक्रम चल रहा है किसान की बात। कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं खरीफ चारा फसलों की बुआई के बारे में, और इस विषय पर हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर टीकम सिंह, जो कि प्रधान वैज्ञानिक है सस्य विज्ञान संभाग, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान,
पूसा, नई दिल्ली से। आपसे बात हम कर रहे थे डॉक्टर साहब उसके बारे में कि जो शस्य क्रियाएं जो चलती हैं उसमें उनके बारे में, तो जो बार बार बढ़ने वाली किस्में हैं, आपने बताया कि 50 दिन के बाद इनको काटना चाहिए। जब दोबारा से निकल के आती हैं उसको कितने दिन के बाद में काटना चाहिए? उसको भी हमें 40 दिन के बाद में काट लेना चाहिए। फिर उसके बाद में दोबारा से पानी लगा के फर्टिलाइजर जो यूरिया हम देते हैं टॉप ड्रेस वो देना चाहिए। मतलब वो लगभग 3 कटाई तो दे ही देंगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, हमें बुवाई करते समय ध्यान रखना है कि जो हम पोषक तत्व दे रहे हैं उसकी आधी मात्रा बुवाई के समय ही दें। उसके बाद में और खासकर फास्फोरस और पोटास पूरी मात्रा, नाइट्रोजन की आधी मात्रा बुवाई के समय दें। उसके बाद में जो शेष नाइट्रोजन की मात्रा है, अगर आपने मल्टी कट बहुकटीय कटाई वाली किस्में ली हैं तो उनके अंदर हर कटाई के बाद में समान मात्रा में जो शेष नाइट्रोजन है वो हमें देनी चाहिए, यानी खड़ी फसल को ही नाइट्रोजन देना है। जी डॉक्टर साहब, ये तो रही बाकी बातचीत, लेकिन हम यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो हमारी फसल है इसमें हम रोग नियंत्रण या कीट नियंत्रण किस तरह से कर सकते हैं, किस बातों का ख्याल हमें रखना चाहिए? कभी कभी ऐसा होता है कि जो इनके अंदर रोग आ जाते हैं, हालांकि इतने ज्यादा रोग नहीं आते हैं, लेकिन जो रोग आते हैं वो फंगस के द्वारा जनित रोग होते हैं। इस समय ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है। हाँ, तो इनकी रोकथाम करने के लिए किसान भाइयों को इनके बीज को फफूंदनाशी जो दवाइयां आती हैं जिसमें बाविस्टीन है, थीराम है, इनसे उपचारित करके 2 ग्राम दवाई की मात्रा और 1 किलो बीज के हिसाब से बीज उपचारित करके बुवाई करेंगे तो अधिकतर जो बीमारी है वो नहीं आएंगी। बाकी हम इसमें दूसरी पेस्टिसाइड वगैरह कीड़े अगर आते हैं तो उनकी हम सिफारिश नहीं करते हैं, क्योंकि ये पशुओं के चारे के लिए जाता है। और इसके अलावा जो हरा चारा उगाते हैं, कहीं कहीं बहुत ज्यादा खरपतवार की समस्या आ जाती है, तो उसमें जैसे आपके ज्वार है, मक्का है, बाजरा है, उसमें अट्राजीन एक दवा है, उसका स्प्रे कर सकते हैं। उसमें आधा किलो उसका सक्रिय तत्व करीब 500 से 600 लीटर पानी में घोल करके बुवाई के तुरंत बाद उसका स्प्रे करना है। अगर आपने लोबिया और ग्वार लगाया है, उसमें अगर खरपतवार है तो उनकी रोकथाम करने के लिए आप पेंडिमिथिलिन आती है, उसको भी बुवाई के तुरंत बाद हमें स्प्रे करना चाहिए। खासकर जब हम हरे चारे वाली फसलों की बात करते हैं तो इनकी बुवाई में भी किसान भाइयों को विशेषकर ध्यान रखना है कि इनकी जो बुवाई की में कतार से कतार की दूरी है, अधिकतर जो हमारे किसान भाई हैं हरे चारे वाली फसलों को लगाते हैं समय छिटकमा विधि से लगाते हैं, तो वो छिटकमा विधि सही विधि नहीं है, क्योंकि उसमें सभी पौधों को बराबर जगह नहीं मिलती, तो इसलिए जो बढ़वार है पौधे की वो होती नहीं है। और हमारा उद्देश्य होता है कि ज्यादा बढ़वार हो, ज्यादा उससे उत्पादन मिले चारे का। तो इसके लिए हमें लाइन से लाइन की जो दूरी है, हमारी जो सामान्य फसलें हैं उससे थोड़ी कम रखते हैं, करीब आधी दूरी रखते हैं। 25 से 30 सेंटीमीटर की दूरी में कतारों में इसकी बुवाई करनी चाहिए। आप सीड ड्रिल से बुवाई कर सकते हैं या देसी हल से भी इनकी बुवाई कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल वर्षा ज्यादा हो रही है तो पानी भर जाता है, हमारे किसान भाई उसमें जब खड़े पानी में से काट के लाते हैं तो नीचे कई बार जो है सड़न हो जाती है पत्तियों में। बिल्कुल। तो क्या वो नुकसानदायक है? किस तरह से उस चारे की फसल का इस्तेमाल किया जाना चाहिए? नहीं, अगर बहुत ज्यादा सड़न है, बहुत ज्यादा सड़ी हुई पत्ती है, तो उनको किसान भाइयों को हटा देना चाहिए, क्योंकि कोई भी सड़ा हुआ पदार्थ हम पशुओं को खिलाएंगे तो पशु भी उसको रुचि से नहीं खाएगा, तो अधिक मात्रा में नहीं खाएगा, और खा भी लिया तो उसको दिक्कत करेगा। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अगर बहुत ज्यादा पानी है तो थोड़ा ऊपर से काटें उसको, ज्यादा जो गली हुई पत्ती है उनको हटा के काटें। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
आप सुन रहे हैं कार्यक्रम किसान की बात, और कार्यक्रम किसान की बात में आज बातचीत हो रही है खरीफ चारा फसलों की बुआई, जिस पर हमारे साथ विशेषज्ञ मौजूद हैं डॉक्टर टीकम सिंह। और डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम का समय जो है अब लगभग समाप्ति की ओर है, तो हम बहुत जल्दी से आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे में और क्या क्या ख्याल रखना चाहिए, और श्री अन्न से ये जो हमारी हरी बिल्कुल जो हरे चारे वाली फसलें हैं जिनकी हमने आज बात की, ज्वार, बाजरा और जो घास वाली जो फसलें हैं, ये श्री अन्न में आती हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि जो हरा चारे वाली हम खरीफ में जो फसलें लगा रहे हैं वो मिश्रित करके लगाएं। जैसे हमने बताया, शुरू में भी एक दो बात बताई कि अगर हम इन चारा फसलों के साथ में लोबिया या ग्वार की फसल बीच में लगाते हैं और दाना मिक्स करके लगाते हैं, तो उससे जो चारा आएगा वो ज़्यादा गुणवत्ता युक्त होगा, उसमें प्रोटीन अधिक होगी और वो पशुओं के लिए सुपाच्य होगा, उससे पशु अधिक दूध देंगे। तो डॉक्टर टीकम सिंह जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ जो हमारा कार्यक्रम आज यहीं समाप्त होता है, तो मुझे यानी कोमल और निरंकार को दीजिए आज्ञा। आप सभी को नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।